हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम पढ़ रहे हैं विश्व की जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या वितरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम आज जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, यानी किसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो फ्रेंड्स, छोटा सा इसका अर्थ है यानी परिभाषा है, जिसमें हम 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में जनसंख्या घनत्व को व्यक्त करते हैं। तो अपने को सिंपल सी परिभाषा ध्यान में रखनी है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। सिंपल सा अपने को ध्यान में रखना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी ये है वो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है, जिसमें 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या आती है। अब हमें ये देखना है कि किसी स्थान पर तो 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं, जैसे कि अपन भारत की ही बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी एरिया हैं जहां पर लोग दूर दूर रहते हैं। यदि वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा देखें तो बहुत ही कम बैठता है, लेकिन अपन दिल्ली मुंबई इन्हें देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आंकड़ा बैठता है। यही विश्व की जनसंख्या के साथ है। फ्रेंड्स, हम जनसंख्या घनत्व सामान्यतः जो है वो गणितीय घनत्व के रूप में ज्ञात करते हैं, यानी इसे कई रूपों में ज्ञात किया जाता है, लेकिन जो अपन जनसंख्या में पढ़ते हैं वो गणितीय घनत्व के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है जनसंख्या का गणितीय घनत्व। यानी ये जो घनत्व होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें 1 नंबर पर आता है गणितीय घनत्व। यानी हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार, और प्रकार में सबसे पहले आता है गणितीय घनत्व। इसमें क्या किया जाता है, दो चीजें ली जाती है। किसी स्थान की जनसंख्या, यानी अपन कोई भी स्थान की जनसंख्या लेते हैं और उन जनसंख्या में भाग दे देते हैं अपन उस क्षेत्रफल का। मान लो हमने भारत की जनसंख्या घनत्व ज्ञात करनी है, तो अपन भारत की टोटल जनसंख्या है वो लेंगे और भारत की जनसंख्या में भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, जिससे भारत का जनसंख्या घनत्व है वो आ जाएगा। जैसे भारत का जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, जबकि इसका क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जैसे ही अपन इसमें घनत्व में भाग दे देते हैं तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाता है। तो ये अपने को इसके अंदर ध्यान में रखना है। गणितीय घनत्व ही अपन जनगणना के आंकड़ों में काम में लेते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है, गणितीय घनत्व बराबर जनसंख्या भाग क्षेत्रफल। दूसरा आता है फ्रेंड्स आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व, इसमें क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, हम किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उन लोगों की संख्या में अपन उस क्षेत्र में जो मौजूद संसाधन है, यानी उस क्षेत्र देश की जनसंख्या के लिए उस देश के अंदर जो मौजूद संसाधन है उन संसाधनों का भाग दे देते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के कितने संसाधन काम में आ रहे हैं उस संसाधन का हिस्सा है वो बढ़ जाती है, या फिर एक जो संसाधन है यानी कि एक बस है वो कितने व्यक्तियों के काम में आ रही है। मान लीजिए अपन ज्ञात कर रहे हैं इसमें, तो ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए अपन किसी गांव की बात करते हैं, उस गांव में 500 व्यक्ति रहते हैं और गांव में चलने वाले बसों की संख्या है वो है 10। तो अपन क्या करेंगे, उस गांव की जनसंख्या रखेंगे, जनसंख्या कितनी आती है 500, और अपन संसाधन के रूप में बस देखते हैं, बस कितने हैं 10। तो अपन क्या करेंगे, 500 में 10 का भाग दे देंगे, उत्तर आएगा 50। तो वो 50 क्या होगा हमारा आर्थिक घनत्व। यानी आर्थिक घनत्व में हम मौजूदा संसाधन कितने व्यक्तियों के हिस्से में है यह ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट तीसरा अपन जो लेते हैं वो लेते हैं कारिक घनत्व। कारिक घनत्व, कारिक घनत्व यानी फ्रेंड्स ऐसी चीज जो कि उपजाऊ भूमि के संदर्भ में है वो काम में ली जाती है। यानी ऐसी भूमि जो कि कृषि के लिए काम में आती है, ऐसी कोई भी भूमि जो कृषि के लिए काम में आती है हम उसे कारिक घनत्व कहते हैं। मान लीजिए किसी देश में
ऐसा क्षेत्रफल तो काफी ज्यादा है लेकिन वहां पर कृषि योग्य भूमि कम है तो कार्य घनत्व है वहां पर ज्यादा होगा। लेकिन कृषि योग्य घनत्व है, कृषि योग्य भूमि है वो काफी ज्यादा है और जनसंख्या कम है तो कार्य घनत्व है वो क्या होगा, कम होगा। यानी यह तय करता है कि जनसंख्या ज्यादा है और भूमि कम है कृषि योग्य तो घनत्व ज्यादा होगा। कैसे ज्ञात करेंगे अपन कार्य घनत्व? पहला तो वही चीज लेंगे अपन जनसंख्या और इस जनसंख्या में अपन भाग दे देंगे कृषि भूमि क्षेत्र का, यानी वहां पर कितनी कृषि भूमि है वो क्षेत्र है, ये अपन इसमें शामिल करेंगे। चौथा अपन लेते हैं कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में क्या करेंगे फ्रेंड्स, कार्य घनत्व में तो अपन कृषि भूमि का क्षेत्रफल ले रहे थे और जनसंख्या ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपन ज्ञात करने का तरीका यही है, लेकिन संपूर्ण जनसंख्या नहीं लेंगे, सिर्फ वो ही जनसंख्या लेंगे जो कृषि करती है, यानी कृषि करने वाले लोग बटे कृषि योग्य भूमि, ऐसे अपन कृषि घनत्व है वो ज्ञात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे अपने कृषक जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्रफल। फिर 5 आता है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र के अंतर्गत अपन देखते हैं उसमें जो जनसंख्या है उसके लिए भोज्य फसलें कितनी हैं, यानी ऐसी फसलें जिनका हम भोजन बनाने के काम में लेते हैं या फिर जो हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आती है, जैसे गेहूं है, चना है, मक्का है, तो उन फसलों को शामिल लेते हैं, वो पोषण घनत्व के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अपन क्या लेते हैं, जनसंख्या लेते हैं और जनसंख्या में जो भोज्य फसलें हैं वो लेते हैं साथ में, कुल जनसंख्या बटे भोज्य फसलें, यानी पोषण घनत्व का क्या होगा, इसमें जनसंख्या तो पूरी आएगी ही, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल अपन ऐसे ज्ञात कर लेते हैं ना, जनसंख्या भाग भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। तो ऐसे ही पोषण घनत्व है वो ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स, कंपटीशन लेवल पर इसमें से काफी प्रश्न आते हैं कि गणितीय घनत्व का, आर्थिक घनत्व का, कृषि घनत्व का, कार्य घनत्व का या फिर पोषण घनत्व का क्षेत्र बताइए। जबकि 12वीं लेवल पर ऐसे आ जाता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, किसी कोई भी घनत्व ज्ञात करने के 2 प्रकार बताइए, तो आप 2 प्रकार कोई भी बता सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, काम में लिया जाने वाला जो घनत्व है वो लिया जाता है गणितीय घनत्व। तो गणितीय घनत्व सबसे ज्यादा काम में आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये तो है जनसंख्या घनत्व और उसके प्रकार। अब आता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हम वही कारक शामिल कर सकते हैं जो कि हमने जनसंख्या वितरण के अंदर शामिल किए थे, तो आप उनको ही ध्यान में रख सकते हैं, या जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस मानचित्र में 5 भाग दिए गए हैं, जिसमें सबसे ब्लैक वाला जो है वो है अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, यानी पहला भाग है वह अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहां पर जनसंख्या 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके अंतर्गत पूर्वी एवं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो शामिल है, जिसमें भारत का कुछ भाग है, चीन का है, जो चीन के अलावा जापान का जो निकटतम क्षेत्र है वो है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो ये सारे क्षेत्र हैं वो तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। फिर है पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, यानी यूरोप का जो लगभग हिस्सा है वो अत्यधिक घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। जबकि तीसरा जो हिस्सा है वो है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका जो दिख रहा है आपको, जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा का भाग है, तो ये है वो अत्यधिक घनत्व वाले प्रदेशों के अंतर्गत शामिल है। वैसे सागर तटीय भाग, खनिज,
जल, उपजाऊ मृदा आदि के कारण ऐसी जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा फ्रेंड्स जिसमें सीधी लाइनें खींची गई है वो दूसरा प्रदेश है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। इसमें शामिल किए जाते हैं जो 101 से 250 तक, यानी यहाँ पर जो व्यक्तियों की संख्या है वो 250 से कम होती है, यानी लगभग 100 से ऊपर हो और 250 से कम हो, इसमें इसको शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो आते हैं उसमें आप देख रहे हैं दक्षिणी पूर्वी यूरोप आता है, इसमें मध्य उत्तरी अमेरिका आता है और दक्षिणी अमेरिका भी आता है, शामिल है। अफ्रीका के तटवर्ती भाग हैं, कुछ तटवर्ती भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। एशिया के आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो भाग है वो है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो दिया गया है 11 से 100, यानी 10 से ऊपर से लेकर 100 व्यक्ति तक है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसे सामान्य जनघनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक कहीं कहीं पर किया गया है। तो यहाँ पर अस्थायी कृषि होती है, पशुचारण, वन, मरुस्थल के निकटतम क्षेत्र वाले ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जनघनत्व है वो कम पाया जाता है। इसमें एशिया का कुछ भाग शामिल है। अफ्रीका एवं उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के जो मैदान हैं जहाँ पर कृषि है वो अस्थायी होती है, वो इसके अंदर शामिल किया गया है। चौथा जो है जिसमें बिंदु से दिए गए हैं 6 से 10 तक व्यक्ति है वो इसमें शामिल है। इसमें लगभग वे क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पर 10 तक व्यक्ति हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स सूडान, यानी अफ्रीका के अधिकतर प्रदेश है जिसमें सूडान, लीबिया, मालागासी, इसके बाद उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, एशिया में पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो और खाड़ी देश ऐसे हैं जहां पर जनघनत्व कम पाए जाते हैं। पांचवा जो आता है फ्रेंड्स वो आता है प्राय जन विहीन क्षेत्र, यानी ऐसे प्रदेश जहां पर जनसंख्या है वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग के आसपास है वो पाया जाता है, यानी 5 से कम है वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा जो अवासीय क्षेत्र में आता है उसी में आता है, जिसमें अंटार्कटिका, ध्रुव के प्रदेश, अति शीत जो हैं एवं अति उष्ण प्रदेश हैं वो इसी के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये तो है फ्रेंड्स जनसंख्या के घनत्व के आधार पर विश्व का विभाजन। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको वे क्षेत्र बता रहा हूं जो विश्व में 4 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं और विश्व में 4 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। फ्रेंड्स विश्व में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है वो मकाऊ के अंदर है जहां पर लगभग 20,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यह मकाऊ चीन का ही एक भाग है। मोनाको जहां पर लगभग 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, दूसरा भाग है जो कि भी चीन का ही है। जबकि सिंगापुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या घनत्व तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में, और बहरीन चौथा है जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले में आता है सबसे पहले ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का ही एक भाग है। दूसरे नंबर पर आता है फॉकलैंड। तीसरे नंबर पर आता है मंगोलिया जो कि एशिया का भी सबसे कम घनत्व वाला देश है। और चौथे नंबर पर आता है पश्चिमी सहारा। तो ये विश्व के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।